आप सभी को वेलकम करता हूं, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मैं यहां पे MSN 1 के साथ फिर से स्वागत करता हूं। यहां पे फिर से हम अब रिपीट हो रहा है क्योंकि 4 सब्जेक्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसका हम रिपीटेड करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें और जो इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। तो आज जो हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग के ऊपर, ड्रेसिंग आपको 5 नंबर में पूछेगा कि ड्रेसिंग क्या होता है और ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है और ड्रेसिंग का क्या प्रकार है, ये पूछेगा। और एक आपसे जो है शॉर्ट या लॉन्ग में पूछेगा जॉन्डिस के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? जॉन्डिस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखना पड़ेगा। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे तो वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं। डायरेक्टली नीचे वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और उस लिंक पे जाके पढ़ भी सकते हैं और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ वीडियो देखिए, समझिए और वहाँ जाके एक बार पढ़िए और फिर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल में रहेगा, तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है घाव का ड्रेसिंग करने का क्या उद्देश्य है और प्रकार क्या है। अब आप ही लोग बताइए कि घाव का ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, वही उद्देश्य होगा। तो घाव का ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, तो ड्रेसिंग के उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, बहते खून को नियंत्रित करने या रोकने के लिए। अब जैसे कोई घाव वगैरह है या कट फट गया है तो उस घाव को जो है क्या करें, खून को नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए जो है ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। संक्रमण से रक्षा यानी बचाने के लिए, घाव को न बढ़ने देने के लिए, वह ख़त्म करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग का, ताकि घाव आगे ना बढ़े और इतना ही पर रुक जाए, ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है कि रक्तस्राव जैसे रक्त, पीप आदि को अवशोषण के लिए। अब जो ड्रेसिंग होता है, देखते होइएगा कि ड्रेसिंग को प्रत्येक दिन जो है क्या किया जाता है, नए घाव को जो ड्रेसिंग है प्रत्येक दिन किया जाता है या 2 दिन पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पीप या रक्त से जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर पट्टी जो बांधा जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है, उसके अंदर अवशोषण हो जाता है, मतलब शोषित कर लेता है वो तरल पदार्थों को, जैसे रक्त, पीप वगैरह हो गया। तो उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है ताकि संक्रमित घाव ना हो। नेक्स्ट है घाव के ठीक होने में मदद करने के लिए। अब घाव को ठीक होने के लिए मदद करने के लिए जो है वो ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग 10 पॉइंट अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ड्रेसिंग का उपयोग जो है घाव को बचाने के लिए किया जाता है। ड्रेसिंग का जो है उद्देश्य होता है कि घाव को नियंत्रित किया जाए, खून को न बहने दिया जाए, रक्तस्राव को रोक कर रखे, घाव को कम करे, घाव को ठीक करने में मदद करे, धूल कण ना पड़े, संक्रमित ना हो जगह। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं, रक्तस्राव या पीप आदि को अवशोषण करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ड्रेसिंग का उपयोग उद्देश्य होता है। अब ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेसिंग के प्रकार। लिखना पड़ेगा आपको ड्रेसिंग के उद्देश्य और प्रकार में। तो देखिए, ड्रेसिंग का 3 प्रकार होता है। एक होता है एडेसिव ड्रेसिंग, मीन्स चिपकने वाला ड्रेसिंग। ऐसा ड्रेसिंग जो चिपक जाता हो आसानी से और वो चीज़ें को, पीप वगैरह को अपने अंदर क्या कर लेता हो, अवशोषण कर लेता हो, ऑब्जर्व कर लेता हो। तो ये चिपकने वाला ड्रेसिंग हो जाता है एडहेसिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट दूसरा जो ड्रेसिंग होता है वो आपका यहाँ पे मैं बता दूँ, दूसरा होता है स्टरलाइट ड्रेसिंग, मतलब विसंक्रमित ड्रेसिंग। वैसा ड्रेसिंग जिसमें ऐसा पदार्थ मिलाया रहता है या ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, संक्रमण को मारता है और वह क्या होता है, फ्रेश होता है। एक ऐसा ड्रेसिंग होता है जो क्या होता है, गॉज ड्रेसिंग होता है। तो ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। पहले चलिए हम लोग चिपकने वाले ड्रेसिंग मीन्स कहा जाए यहाँ पे तो एडहेसिव ड्रेसिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा एडहेसिव ड्रेसिंग। दूसरा याद रखिएगा क्या चीज़ कि स्टरील ड्रेसिंग मीन्स विसंक्रमित ड्रेसिंग। और नेक्स्ट याद रखिएगा क्या चीज़, गॉज ड्रेसिंग। तो चीज़ें 3 को याद रखिएगा, यही 3 है। ऐसे तो बहुत सारे लेकिन ये 3 मेन है, इसके अंदर सब आ जाता है। तो जो चिपकने वाला ड्रेसिंग है, एडहेसिव ड्रेसिंग जो है, एक गॉज महीन सूत कपड़े की होती है। ये जो होता है ना, ये महीन सूत कपड़े का होता है और चूसक मतलब ऑब्जर्वेंट होता है। मैंने क्या बताया कि यह चिपकने वाला ड्रेसिंग है, मतलब जहाँ भी घाव हो वहाँ पे यह चिपक के क्या करता है, चूसक कर लेता है। मतलब जो भी पीप वगैरह हो या रक्त हो उसको अपने अंदर चिपका लेता है, मतलब ऑब्जर्व कर लेता है। और यह क्या होता है, गौज महीन सूत। गौज मतलब ये जो पट्टी होता है ये महीन सूत के कपड़े का होता है जो अपने अंदर चूसक कर लेता है, या फिर सेलुलोज पैड की चिपकने वाली होती है। देखिए इस आप लोग जो है यहाँ पे देखिए, ये चित्र देखिए, ए वाला
ए वाला जो है क्या है, यही है आपका क्या चीज़, यहाँ पे चिपकने वाला। जैसे हल्का फल्का कट जाता है तो देखते होइएगा कि हैंडी प्लस आता है, तो ये जो होता है क्या है, महीन सूत का होता है, बना होता है, और इसमें एक सेलुलोज का इतना देर लगा रहता है ताकि ये क्या कर लेता है, अपने अंदर जो भी रक्त वगैरह है हल्का, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये वाला पार्ट जो पीला वाला देख रहे हैं, ये होता है ऑब्जर्वेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है, और ये क्या करता है, अपने अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। जबकि ये सब जो पट्टी देख रहे हैं, ये सब महीन सूत का बना होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिपकने वाला ड्रेसिंग कहते हैं। तो यही चीज़ें है। ये मरहम पट्टियाँ अनेक आकार प्रकार की शरीर पर घाव की विभिन्नताओं के हिसाब से होती है। अब देखिए, ये जो हैंडी प्लास होता है तो ये उंगली के लिए है, हल्का फल्का उंगली में कट जाता है तो उसके लिए है, क्योंकि इसका आकार देख रहे हैं हल्का सा पतला है। लेकिन अगर मान गए थोड़ा ज़्यादा कटा हो तो शरीर के किसी अन्य अंग पर कटा हो तो उस प्रकार से इसका जो है आकार अलग अलग आता है। तो यही चीज़ें हैं। आप लोग समझ गए कि मतलब चिपकने वाला ड्रेसिंग क्या होता है। तो यह एक ऑब्जर्वेंट होता है जो अपने अंदर रक्त को या पीव को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, या महीन सूत का या सेलुलोज का भी हो सकता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, और यह अनेक प्रकार के जो है शरीर पर घाव के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ें देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एस्टरलाई। देखिए, एस्टराइल ड्रेसिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग। जो स्टेराइल ड्रेसिंग होता है, विसंक्रमित ड्रेसिंग, नाम से स्पष्ट है, विसंक्रमित मतलब संक्रमित से दूर। तो एक गौज ए परतों या ऊनी सूती पैड से ढकी हुई रोलर पट्टी से जुड़ी हुई बनी होती है। बड़े घावों के लिए प्राथमिकता चिकित्सा में इन विसंक्रमित मरहम पट्टियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, जब भी किसी को फर्स्ट एड किया जाता है ना, और थोड़ा ज़्यादा घाव हुआ है, बड़े घाव है, तो क्या किया जाता है, देखते होइएगा कि उस पर क्या किया जाता है कि एक तो पट्टी होता है, और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, वो विसंक्रमित पट्टी रहता है। यहाँ पे आप लोग सीधा समझ लीजिए ना, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। देखिए, ए वाला भाग सिर्फ देखिए, ए वाला भाग जो होता है विसंक्रमित होता है। विसंक्रमित का मतलब क्या होता है कि संक्रमण रहित होता है, मतलब बिना संक्रमण के होता है। और ये जो पट्टी काते काते ये पतला देख रहे हैं, ये पट्टी होता है। बाद बाकी काम का यही इतना होता है, और ये विसंक्रमित होता है। और ये क्या होता है, ये आसानी से किसी भी चीज़ों पर, बड़े घावों पर लग जाता है, और ऊपर से जो है ये पतला वाला पट्टी क्या करता है, उसको ढक देता है आसानी से। तो ये होता है आपका क्या चीज़, विसंक्रमित ड्रेसिंग, जो कि ऊनी परतों का, ऊनी सूती पैड से ढकी हुई रोलर पट्टी से जुड़ी हुई बनी होती है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग यही है रोलर से जुड़ा हुआ। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग यही है रोलर, विसंक्रमित ऊनी कपड़ा का बना हुआ, जिसका इस्तेमाल बड़े घावों को प्राथमिक चिकित्सा में विसंक्रमित मरहम पट्टियों में महत्व इसका दिया जाता है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए, तीसरा बहुत आसान है, गॉज ड्रेसिंग। देखिए, गॉज ड्रेसिंग का मतलब होता है कि पट्टी का ड्रेसिंग। गॉज ड्रेसिंग बड़े घावों पर की जाती है। यह बहुत ही नर्म और लचीला होता है। देख सकते हैं, ये वाला जो बड़े बड़े घाव होता है ना, तो उसको ड्रेसिंग करके और हल्का फल्का दवाई वगैरह लगाकर और ऊपर से जो पट्टी किया जाता है, तो यही ये पट्टी होता है। देख सकते हैं, नॉर्मल पट्टी है, इसमें कोई दवा हुआ नहीं लगा रहता है। यह एक पट्टी आता है जो कि बहुत ही कोमल और बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। ये वाला पट्टी देख सकते हैं, जिसको आसानी से क्या है, खींचने पर ये खींच जाता है। तो ये जो पट्टी होता है, ये वाला, यही पट्टी होता है क्या चीज़ आपका, यही वाला जो पट्टी होता है गॉज ड्रेसिंग होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को समझना होगा। गॉज ड्रेसिंग बड़े घावों पर की जाती है। यह बहुत ही नर्म और लचीला होता है, और यह जो है बहुत बड़े साइज में भी आता है, इसलिए बड़े घावों पर यूज होता है। तो ये चीज़ हो गया आपका 3 प्रकार से हम लोग क्या क्या देखे हैं, 3 प्रकार ड्रेसिंग का। पहला ड्रेसिंग के प्रकार हम लोग क्या देखे हैं, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। तो आप लोग को समझना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा। ड्रेसिंग के क्या 3 प्रकार, कौन कौन ड्रेसिंग, तो आप हम लोग अभी ऊपर देखे हैं 3 प्रकार से कौन ड्रेसिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं, ए वाला है। एक है आपका चिपकने वाला ड्रेसिंग, मीन्स एडहेसिव ड्रेसिंग। दूसरा स्टेराइल ड्रेसिंग, विसंक्रमित ड्रेसिंग। तीसरा गॉज ड्रेसिंग। तो इस चीज़ को याद में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन जॉन्डिस, परिभाषित कीजिए पीलिया को। कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, प्रबंधन, सब लिखना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का भी है और एक क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों के लिए एक ही आंसर होगा, चाहे 5 में पूछे 10 में पूछे,
या सिर्फ इसका प्रबंधन पूछ दे या सिर्फ इसका निदान या जटिलता पूछ दे, आप इस एक क्वेश्चन के पढ़ने से आप जवाब सभी का दे देंगे। चलिए देखते हैं जॉन्डिस के बारे में। अब जॉन्डिस होता क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे समझने की बातें हैं। तो पीलिया जो होता है जॉन्डिस, शरीर में रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता समान कितना होता है 2 mg प्रति DL पे जो है 2 mg होना चाहिए, बट इससे अधिक होने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है, अतः यह स्थिति पीलिया कहलाता है। देखिए जो बिलिरुबिन की मात्रा होता है ना शरीर में, जो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा होता है, तो ये बिलिरुबिन की मात्रा प्रति DL जो है 2 mg DL इसका नॉर्मल है, प्रति 2 mg DL होना चाहिए समान रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता। बट इस वाले नॉर्मल से अधिक हो जाता है रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा, तो त्वचा जो है पीला हो जाता है और पीला होते रहता है, और इस स्थिति को जो है पीलिया कहा जाता है। चीज़ें को समझ गए कि पीलिया क्या है। तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जो है नॉर्मल से अधिक बढ़ जाना है, मतलब बिलिरुबिन की जो सांद्रता है वो समान से अधिक हो जाता है। समान कितना होता है रक्त में, तो 2 mg प्रति DL होता है। इससे अधिक हो जाने के कारण जो है त्वचा पीला होने लगता है, अतः यह स्थिति पीलिया कहलाती है। और जो लोग फोटोथेरेपी अगर पढ़े होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, तो फोटोथेरेपी भी क्या करता है, बिलिरुबिन को ही तोड़कर घुलनशील पदार्थों में बना देता है। फोटोथेरेपी का यही काम होता है कि बच्चा के जो स्किन होता है उसमें जो बिलिरुबिन जम जाता है उसको तोड़कर और घुलनशील बना के बाहर निकालता है फोटोथेरेपी। तो इसमें भी इलाज में इसमें भी फोटोथेरेपी का उपयोग होगा ही होगा। चलिए अब इसका कारण देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है कि जॉन्डिस होता है। पहला है पित्ताशय में पथरी होने से। अब देखिए पित्ताशय मतलब जो हमारा पित्ताशय है उसमें क्या है, उसमें अगर पथरी है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोलिथियासिस। पहले तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखिए कि पित्ताशय में पथरी होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कोलोलिथियासिस। क्या चीज़, कोलोलिथियासिस। पित्ताशय में पथरी को क्या बोलेंगे, कोलोलिथियासिस। अब देखिए पित्ताशय में पथरी होगा तो क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, शरीर में हानिकारक पदार्थ जमा होते होते वो बिलिरुबिन का निर्माण करने लगेगा। तो यही है कि पित्ताशय में पथरी होने से भी जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर में प्रॉब्लम होगा, लीवर सिरोसिस होगा तो आपको जो है क्यों जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि ये जॉन्डिस जो है लीवर को अटैक करता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। हेपेटाइटिस जो लीवर का संक्रमण होता है इसमें A, B, C, D, E जो होता है ये होने से होगा। मलेरिया जो होता है तो ये क्या करेगा, मलेरिया आपके आंत को ख़राब करता है। तो ये चीज़ों को समझिएगा। इसको फीवर हो, मलेरिया में बुखार आता है। आंतरीय अवरोध, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा दिया है। आंतरीय अवरोध, तो आंतरीय अवरोध होने से भी जॉन्डिस होगा। आंतरीय अवरोध में हमने पढ़ाया था कि जो आंत है उसका, जैसे मानिए ये हमारा आंत है, ये नॉर्मल आंत है, लेकिन बीच से इसमें अवरुद्ध हो जाना, दोनों एक दूसरे के निकट आ जाना, यही होता है आंतरीय अवरोध। तो हम लोग क्या समझे कि पित्ताशय में पथरी होगा, कोलोलिथियासिस, लीवर में सिरोसिस होगा, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का सभी होगा, वो है मलेरिया होगा, आंतरीय अवरोध होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया होगा तो हो सकता है। उसके बाद अधिक मद्यपान एल्कोहलिज्म करने से होगा, कुपोषण से भी पीलिया होता है। असमान रक्त समूह का ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी और में चढ़ा देने से भी ये जो है पीलिया रोग जॉन्डिस हो जाता है। गर्भ अवस्था में हेमोलाइटिक अवस्था में, देखिए हेमोलाइटिक के अवस्था में जो है ये गर्भ अवस्था में भी ये पीलिया रोग अटैक करता है। तो चीज़ें को आप लोग समझे, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकता है कारण जॉन्डिस होने का। हेपेटाइटिस का सब A, B, C, D, E, मलेरिया, आंतरीय अवरोध, उसके बाद गर्भ अवस्था में हेमोलाइटिक, कुपोषण, अधिक मद्यपान, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, लीवर सिरोसिस होगा, लीवर से संबंधित जो भी बीमारी होगा वो होगा ही। तो ये सब जो है कुपोषण, ये सब है असमान रक्त समूह से रक्त चढ़ा देना, ट्रांसफ्यूज कर देना, तो ये सब जो है एक कारण बनता है जॉन्डिस का। तो ये ध्यान में रखिएगा, जॉन्डिस जो है ये आपके लीवर को ज़्यादा अटैक करता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, और लीवर वाला अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे जॉन्डिस तो होगा ही होगा। ये चीज़ें कारण देख लिए। अब इसका लक्षण देखना पड़ेगा। लक्षण क्या होता है, मतलब किसी में अगर जॉन्डिस दिखने लगा तो उसमें क्या क्या लक्षण दिख सकता है। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, त्वचा का पीला होना,
येलोविश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का जो है डिसकलर होने लगेगा, मतलब पीला होने लगेगा, पीलापन। आँखों का कर्निया, नाखून में पीलापन। शरीर का स्किन तो पीला होगा ही, इसके साथ साथ आँखों का कर्निया भी, नाखून भी पीला होने लगता है। जाइएगा डॉक्टर के पास, और जिसको जॉन्डिस रहेगा तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके आँख के जो ऊपर वाले पपनी होते हैं उसको उठा कर देखते हैं, आँख को, नाखून देखते हैं, और इन सब में भी अगर पीलापन असर है तो फिर जो है उसको ज़्यादा चांस रहता है कि इसके अंदर आ चुका है जॉन्डिस का लक्षण। खुजली, शरीर में खुजली अत्यधिक होने लगेगा। उसके बाद है कि मिट्टी के रंग जैसा मल त्याग होगा, और जो मल होगा वो मिट्टी के समान का होने लगेगा। उसके बाद है मूत्र का अधिक पीला होना, मूत्र भी आपका पीलापन होने लगता है जॉन्डिस में। थकान, बेचैनी होने लगेगा, शरीर से पानी कम जाएगा, वजन कम जाएगा, सिर दर्द, चक्कर आएगा, भूख नहीं लगेगा। तो ये सब जॉन्डिस का एक समान लक्षण है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये सब तो आप याद कर लीजिएगा लक्षण, क्या क्या लक्षण है। त्वचा पीला होना, आँखों, कर्निया, नाखून का पीलापन, खुजली होगा, मिट्टी के जैसा मल होगा, मूत्र अधिक पीला होगा, मूत्र जो है अधिक पीला होगा, थकान, बेचैनी होने लगेगा। उसके बाद जो है सिर दर्द होगा, वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद चक्कर आएगा, भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगने को एनोरेक्सिया बोलते हैं, और पित्ताशय में पथरी होने को कोलोलिथियासिस, याद रखिएगा। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके निदान के तरफ पर कि इसका निदान क्या क्या है, क्या क्या इसका जो है वो डायग्नोसिस हो सकता है। पहला तो शारीरिक परीक्षण किया ही जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है इसमें हिस्ट्री कलेक्शन भी ले सकते हैं, इतिवृत्ति। नेक्स्ट है यूएसजी, अल्ट्रासाउंड होगा ही, क्योंकि पेट के आसपास का प्रॉब्लम है तो इसमें तो अल्ट्रासाउंड होगा ही होगा, क्योंकि इसमें लीवर इफेक्टेड होता है तो अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। एलएफटी भी होगा, ये सब चीज़ें हैं। मल की जांच होगा, क्योंकि मल जो है उसका क्ले जैसा है, मिट्टी के जैसा हो रहा है तो स्टूल जांच होगा। मूत्र जांच होगा, क्योंकि यूरिन बहुत अधिक पीला आ रहा है तो हो सकता है यूरिन भी जांच हो जाए। नेक्स्ट है टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा, क्योंकि थायराइड अगर सही से नहीं काम करेगा तो क्या होगा, शरीर में जो है वो आदमी को अनियंत्रित सब चीज़ होने लगेगा, शरीर फूलने लगता है। तो इसमें टीएफटी टेस्ट होता है, चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखिएगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसके बाद अब रक्त जो जांच होता है तो रक्त में क्या क्या चीज़ का जांच होगा, तो रक्त जांच में बिलिरुबिन का स्तर देखा जाएगा कि क्या 2 mg प्रति DL से बढ़ चुका है, क्योंकि 2 mg प्रति DL जो है रक्त में नॉर्मल है, इतना जो है बिलिरुबिन है तो ठीक है। इससे अगर अधिक रक्त में हो रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि इससे अधिक होना मीन्स आपके शरीर में बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और बिलिरुबिन बढ़ रहा है मीन्स आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इस अवस्था में जो है शरीर आपका पीला होने लगता है। तो ये ब्लड में अगर 2 mg DL से अधिक हो रहा है तो समझिए दिख रहा है कि जॉन्डिस का लक्षण है। PT1 टेस्ट किया जाएगा, और सीरम प्रोटीन स्तर असमान, मतलब इसमें जो है सीरम प्रोटीन स्तर का चेक किया जाएगा कि समान है या असमान है इस चीज़ को। तो ये सब जो है टेस्ट आपका किया जाता है किसमें, ब्लड में। इसका ब्लड में क्या चीज़ का टेस्ट देखा जाएगा, बिलिरुबिन का, PT का और सीरम प्रोटीन का, ये 3 चीज़ का ब्लड टेस्ट में देखा जाता है किसी भी जॉन्डिस वाले पेशेंट में। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसके प्रबंध में चलते हैं कि क्या क्या प्रबंध इसके लिए कर सकते हैं। तो पहला है, देखिए पहला है हेपेटोसेलुलर पीलिया। देखिए पहला जो है ये सब टाइप्स है, और ये सब टाइप्स में क्या क्या प्रबंध होगा। तो पहला है हेपेटोसेलुलर पीलिया। पीलिया में क्या होगा, जॉन्डिस में क्या होगा, हेपेटोसेलुलर पीलिया जॉन्डिस में क्या होगा, सर्जरी होगा या एंटीबायोटिक होगा, क्या क्या होगा। देखिए पहला प्रकार के प्रबंधन में हेपेटोसेलुलर पीलिया में या तो सर्जरी होगा या एंटीबायोटिक दिया जाएगा या इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, हेपेटोसेलुलर पीलिया में लिखना पड़ेगा प्रबंध में कि पहला है हेपेटोसेलुलर पीलिया, अगर किसी को होता है तो उसको सर्जरी होगा या एंटीबायोटिक दिया जाएगा या इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है। तो ये 3 प्रकार से उसका प्रबंध किया जाता है हेपेटोसेलुलर पीलिया वाले पेशेंट को। तो ये चीज़ समझ जाइए। अब यहाँ पे दूसरा प्रकार के जो पीलिया है वो है हेमोलाइटिक पीलिया। पहला था हिपेटोलाइटिक पीली जॉन्डिस, और यहाँ पे है हेमोलाइटिक, दोनों है क्या चीज़, ह से। तो याद रखिएगा, एक है हीमोलाइटिक और एक है हिपेटोलाइटिक, एक है हिपेटोलाइटिक और एक है हेमोलाइटिक, ध्यान में रखिएगा।
तो हिपेटोलाइटिक वाला में क्या क्या चीज़ था, हीमोग्लोबिन दिया जाएगा, एंटीबायोटिक और सर्जरी। जबकि हेमोलाइटिक पीलिया में होगा, हेमोलाइटिक पीलिया का मतलब है कि ब्लड में प्रॉब्लम, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। जिसको ब्लड के कारण अगर पीलिया हुआ है तो उसे हेमोलाइटिक पीलिया कहेंगे, और इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, मीन्स चढ़ाया जाएगा। तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया का मतलब होता है क्या चीज़, कि सर्जरी और लिथोट्रिप्सी किया जाएगा। जिसके भी अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया हुआ रहेगा उसको सर्जरी किया जाएगा या लिथोट्रोप्सी किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा वरना भूल जाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखिए ये जो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग देखे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, सर्जरी एवं लिथोट्रिप्सी किया जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें देखिए इसका अलग अलग और प्रबंध सब है कि रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक भी दिए जाते हैं। मतलब जो भी रोगी है उसको क्या करना चाहिए कि आयरन एवं विटामिन पूरक सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी दिया जाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि बिलिरुबिन को कम करने के लिए फोटोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए, जैसे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फैट डाइट एंड एक्वाइड साल्ट। एक्वाइड साल्ट जो सेंधा नमक होता है ना, वो वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आप सभी के बीच में चौथा है, चौथा देख सकते हैं यहाँ पे कि रोगी को फेनोबार्बिनोट औषधि भी दिया जाना चाहिए। जिसको अगर पीलिया रोग हुआ है तो वैसे पेशेंट को भोजन के साथ साथ उसे फेनोबार्बिनोट औषधि भी देना चाहिए। क्या चीज़, फेनोबार्बिनेट। देखिए ऐसे खाली सिर्फ ही आप दवा के नाम याद रखिएगा तो कभी नहीं याद होगा, लेकिन अगर बीमारी से रिलेट करके याद रखिएगा तो याद होगा। जैसे आपको बीमारी से रिलेट करके याद रखना चाहिए कि जॉन्डिस में फेनोबार्बिनेट, जॉन्डिस में फेनोबार्बिनेट, जॉन्डिस में फेनोबार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन, फिर भी फेनोबार्बिटोन जॉन्डिस में। तो ऐसे याद रखिएगा तो याद होगा। बाकी एक बार इसको प्रबंधन को और रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। कैसे, चलिए देखिए, रोगी को क्या दिया जाएगा, फेनोबार्बिटोन दवाई दिया जाएगा, औषधि। इसके अतिरिक्त रोगी को संतुलित आहार, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फैट वाला और एक्वाइड साल्ट वाला देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी किया जाना चाहिए। रोगी को आयरन एवं विटामिन सप्लीमेंट भी दिए जाने चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया वाले, अब देखिए 3 ऊपर में आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रबंध में कि 3 जो प्रकार के जो पीलिया होगा, हिपेटोलाइटिक पीलिया, यहाँ पे देख लीजिए ना क्या दिक्कत है, देखने में क्या जाता है, हिपेटोसेलुलर पीलिया, सॉरी हम हिपेटोलाइटिक बोल रहे थे, हिपेटोसेलुलर पीलिया है, और यहाँ पे आपको हिपेटोसेलुलर पीलिया है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो हिपेटोसेलुलर पीलिया है उसमें सर्जरी, एंटीबायोटिक और इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा। हेमोलाइटिक पीलिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, क्योंकि हीमो मतलब ब्लड। और ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होगा कि इसमें सर्जरी होगा और लिथोट्रिप्सी होगा। चौथा में है उसके बाद आप लोग नॉर्मल प्रबंध जो होना चाहिए वो सब लिख देंगे। दवाई में क्या होगा, फेनोबार्बिटोन होगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिलहाल चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।